हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का नॉर्सेट 2021 स्पेशल श्योर सिलेक्शन क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। आगाज हो चुका है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स की तरफ से और जेएनसी परिवार की तरफ से नॉर्सेट 2021 को जीतने का। ठीक 25 दिन बाद टाइगर क्लासेस स्टार्ट होगी, तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस इंपॉर्टेंट क्लास के लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये मेहनत, ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंटेंट हर उस नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंच जाए जिन्होंने सपना देखा था एम्स में एम्प्लॉय बनने का। बस कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिनों का हार्ड वर्क जिंदगी भर का सुकून दे सकता है। याद रखना, अपना सपना बच्चों साइकिल से फ्लाइट पे जाने का पूरा करने का वक्त आ गया। सपना जो देखा था पूरा करने का वक्त आ गया, और आज उस सेशन को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और क्लास को कंटिन्यू करने से पहले स्वयं पर विश्वास रखें, बिलीव इन योर सेल्फ, लक्ष्य बनाए, मेक स्मार्ट गोल। अभी आपका गोल है नॉर्सेट 2021 को क्रैक करना। उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहे। जब आप अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य को पूरा करते हैं तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस 2021 के नॉर्सेट के सिनारियोज में खुद पे ट्रस्ट रखना है। स्मार्ट गोल आपका बन चुका, दैट इज योर नॉर्सेट 2021। और इस अपने बनाए हुए गोल को अचीव करोगे तो जिंदगी में और नई टास्क क्रिएट करके सपने पूरा करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो फाइनली आज के इस मैराथन सेशन को कैरी ऑन करें। क्लास बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत कुछ समेट के लेके आया मेरे बच्चों के लिए। आज करिश्मा ठाकुर डोनेटिंग 100 रुपीज towards JINC student fund. Thank you so much, Karishma, for your lovable contribution. First day of Norset 2021 special class. Okay, fine. Welcome you all in AIMS Norset free crash course classes by JINC Nursing Officer Coaching जोधपुर। और आज के सेशन को कैरी ऑन करें बच्चों। और मैं बता देता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आज के सेशन में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट करेंगे। सेल, टिश्यू, ब्लड और कार्डियो आज ही फिनिश करेंगे। इसी स्पीड से चलेंगे। आज सेल, टिश्यू, ब्लड और कार्डियो को फिनिश करेंगे। कल फिर 4 सिस्टम लेके आऊंगा। इस तरीके से आने वाले 4 क्लास में पूरा एमएसएन, पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। Rajesh donating 200 rupees towards JINC student fund. Thank you so much, Rajesh, for your lovable contribution towards JINC Nursing Officer Coaching जोधपुर। Okay, fine. सेशन को कैरी ऑन करें बच्चों। और इस सेशन का पहला एमसीक्यू कि फादर ऑफ मेडिसिन, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन। और बच्चों मैं बता देता हूं, मैं हर यूनिट वाइज, हर टॉपिक वाइज वीडियो और इमेज को भी कवर करते हुए आगे चलूंगा। जहां वीडियो का एमसीक्यू बनता हुआ वीडियो डिस्प्ले करूंगा, जहां इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनता हुआ इमेज डिस्प्ले करूंगा, जहां एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यू बनेगा वहां रैशनल डिस्कस करूंगा, जहां वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा वहां 10 छोटे छोटे एमसीक्यू पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ये होगा आज के इस मैराथन आगाज का तरीका। ओके फाइन। फादर ऑफ मेडिसिन एवरीबडी नो वेरी वेल। क्विक आंसर देना है बच्चों, क्विक आंसर देना है। Father of medicine, that is Andrews Vesalius, Claude Bernard, then Hippocrates, Anthony van Leeuwenhoek। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। लगभग 1700 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। सबने बच्चों यहाँ हिपोक्रेट का बिल्कुल सही आंसर। देखिए एंड्रयू वेसलिस सभी को पता है, फादर ऑफ एनाटॉमी। कौन है बच्चों? फादर ऑफ एनाटॉमी, दैट वी कैन से फादर ऑफ एनाटॉमी आपसे पूछेंगे तो आपको लिखना एंड्रयू वेसलिस। फादर ऑफ फिजियोलॉजी, फादर ऑफ फिजियोलॉजी आपसे पूछेंगे तो आपको आंसर लिखना होगा बच्चों क्लाउड बर्नार्ड।
और फादर ऑफ माइक्रोस्कोप पूछेंगे तो आपको आंसर एंटोनी वैन लुइनहॉक लिखना। इवन फादर ऑफ लिविंग सेल पूछेंगे कि लिविंग सेल के फादर कौन है, तो भी एंटोनी वैन लुइनहॉक लिखना होगा बच्चों। ये 4 एमसीक्यू यहां पर कवर करते आगे चलते हैं। एंटोनी लुइनहॉक पे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, लिविंग सेल डिस्कवरी, और मैंने लिखा फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। जहां पर मैं इंपॉर्टेंट पुट करूंगा दैट विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कौन होगा, एंटोनी वैन लुइनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मीनिंग ऑफ अपोप्टोसिस। बच्चों स्पीड रहेगी, फटाफट इस लिंक को एक बार मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर शेयर जरूर करें। जितने भी बच्चे क्लास को वॉच करें, शेयर इट राइट नाउ एवरीवन एंड लाइक इट, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस मेगा क्लास का बेनिफिट मिल सके और बच्चे कॉन्फिडेंट बूस्ट कर सके कि आने वाले नॉर्थ सेट 2021 में किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है। मैंने क्लियर पुट किया है। मीनिंग ऑफ अपोप्टोसिस पूछा है बच्चों, मीनिंग ऑफ अपोप्टोसिस पूछा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। मैंने लिखा है नेचुरल सेल डेथ बोल सकते हैं, अनप्रोग्राम सेल डेथ बोल सकते हैं, दोनों ए और बी राइट हो सकता है, या इन चारों में से कोई भी करेक्ट नहीं होगा, कोई भी करेक्ट नहीं होगा। फटाफट आंसर पुट करेगा। मीनिंग ऑफ अपोप्टोसिस क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बच्चों, फटाफट आंसर देते हुए आगे बढ़िएगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या बात है, शाबाश शाबाश। मीनिंग ऑफ अपोप्टोसिस दैट वी कैन से नेचुरल सेल डेथ, बहुत बढ़िया। यदि आप नेचुरल सेल डेथ को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोग्राम सेल डेथ, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। दूसरा वर्ड हम पढ़ते हैं बच्चों, दैट इज अ नेक्रोसिस। याद रखिएगा, सेल 2 तरीके से डाई होता है। नेक्रोसिस को बोल सकते हैं बच्चों अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ। एक और बात आपको बता देता हूं, नेचुरल सेल डेथ को सेल सुसाइड बोलते हैं, सेल सुसाइड बोलते हैं, और नेक्रोसिस को सेल मर्डर बोलते हैं बच्चों, सेल मर्डर बोलते हैं। क्योंकि एक लाइफ स्पान के बाद सेल का डाई होना वो अपोप्टोसिस कहलाता है, और किसी भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इंफेक्शन की वजह से या लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से सेल की डेथ होती है, वो नेक्रोसिस कहलाता बच्चों। क्या कहलाता है, नेक्रोसिस कहलाता, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो सेल 2 तरीके से डाई होता बच्चों, एक अपोप्टोसिस और दूसरा मैंने लिखा है नेक्रोसिस। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, सलाइवा, विटामिन, बाइल और फॉस्फोलिपिड। याद रखना बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। किसका बना होता है, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है कि सलाइवा का, विटामिन का, बाइल का, फॉस्फोलिपिड का, किसका बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्विक आंसर पुट करेगा, क्विक आंसर पुट करेगा। वी हैव लिमिटेड टाइम बट डज हैव मच कंटेंट। तो फटाफट आंसर पुट करते हुए आगे बढ़िएगा बच्चों। शाबाश 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 शाबाश। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 2100 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लाइक करना ना भूले बच्चों, लाइक करना ना भूले माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। बहुत बढ़िया, सुपर पार्टिसिपेशन। फॉस्फोलिपिड लगातार बच्चे लिख रहे हैं, आपका आंसर सही है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉस्फोलिपिड क्या बनाता है सेल में, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वी कैसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसी को हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं बच्चों। फॉस्फोलिपिड के साथ आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि रिसेप्टर साइट ऑफ नॉन स्टीरॉइड हार्मोन। देखिए बच्चों, नॉन स्टीरॉइड और स्टीरॉइड हार्मोन जो है दैट इज अ टाइप्स ऑफ हार्मोन, दैट इज अ टाइप्स ऑफ हार्मोन। नॉन स्टीरॉइड हार्मोन की यदि हम बात करें तो उसका रिसेप्टर साइट कौन होगा, तो आपको आंसर पुट करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि आपसे पूछे, यहां पर आपसे पूछे बच्चों स्टीरॉइड हार्मोन, यहां पर आपसे पूछे स्टीरॉइड हार्मोन का रिसेप्टर साइट कौन होगा, रिसेप्टर साइट कौन होगा, तो आपको आंसर न्यूक्लियस लिखना होगा बच्चों, आपको आंसर न्यूक्लियस लिखना होगा। और नॉन स्टीरॉइड का आपसे पूछेंगे तो आपको आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखना होगा। दोनों अलग अलग एमसीक्यू बच्चों। नॉन स्टीरॉइड का पूछे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्टीरॉइड का पूछे तो न्यूक्लियस। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट लिखा कंपोज्ड ऑफ, इसमें प्रोटीन 55% है, लिपिड 40% है, कार्बोहाइड्रेट 5% है, इसीलिए हम इसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं बच्चों। 40% प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंट्रीब्यूट करता लिपिड्स,
55% कॉन्ट्रीब्यूट करता है बच्चों, दैट इज अ प्रोटीन, और सिर्फ 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है कार्बोहाइड्रेट। एक क्वेश्चन बनेगा सेल डिवीजन पे, एक एमसीक्यू बनेगा बच्चों सेल डिवीजन पे। मैंने क्लियर पुट किया सेल डिवीजन दो टाइप्स का हम पढ़ते हैं, माइटोसिस, और माइटोसिस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल डिवीजन। याद रखिएगा, वेजिटेटिव सेल डिवीजन मतलब जैसे ही ये आपका सेल है, ये सेल टू डॉटर सेल में यदि डिवाइड हो रहा है, दैट कंडीशन वी कैन से माइटोसिस, दैट सेल डिवीजन वी कैन से माइटोसिस। याद रखना, वेजिटेटिव सेल डिवीजन बता रहा हूं, जब सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, दैट वी कैन कंसीडर माइटोसिस। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कैंसर या मैलिग्नेंट कैंसर में कौन सा सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है, तो आपको आंसर लिखना होगा माइटोटिक सेल डिवीजन। क्या लिखोगे मेरे बच्चों? माइटोटिक सेल डिवीजन लिखना होगा। मैंने क्लियर पुट किया हुआ है कि जब भी पेशेंट को मैलिग्नेंट, जब भी पेशेंट को मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब इनवेड और स्प्रेडिंग, इनवेड बोल सकते हो, स्प्रेड बोल सकते हो, मतलब वो कैंसर जो एक ऑर्गन में डेवलप होगा, फिर दूसरे ऑर्गन में जाएगा, फिर तीसरे ऑर्गन में जाएगा, फिर चौथा ऑर्गन में जाएगा, दैट प्रोसेस वी कैन से मेटास्टेसिस। उस कैंसर को हम क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट। और मैलिग्नेंट में कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एमसीक्यू, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, मियोसिस की मैं बात करूं, इसको रिप्रोडक्टिव डिवीजन बोलते हैं, और ये सेल विल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल। जो आपका सेल होगा वो 4 डॉटर सेल में डिवाइड होगा, दैट सेल डिवीजन वी कैन से मियोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? मियोसिस। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन क्या होगा बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, विच आर द लिम्ब लीड्स। देखिए ईसीजी का एमसीक्यू है, क्वेश्चन पूछा है कौन सी लीड जो है उनको हम लिम्ब लीड्स बोल से। ध्यान से सुनना, समझना, आंसर देना बच्चों। मैंने लिखा लीड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें लिखा चेस्ट लीड V1 टू लेके V6, इसमें लिखा AVR, AVF, और डी में लिखा AVL। लिम्ब लीड्स का पूछा है बदमाश बच्चों, लिम्ब लीड्स का पूछा है, क्विक आंसर पुट करेगा। लिम्ब लीड्स का पूछा है कि लिम्ब लीड्स जो है वो कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्विक आंसर पुट करना है बच्चों, क्विक आंसर पुट करना। विच आर द लिम्ब लीड्स, ABCD, वी हैव 4 ऑप्शन, क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, सुपर पार्टिसिपेशन। 4 ऑप्शन आपके सामने, मैंने पूछा लिम्ब लीड्स जो है वो कौन सा होगा। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर ए लिखा हुआ है, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर ए लिखा है, बहुत बढ़िया, सुपर पार्टिसिपेशन। में बताना चाहता हूं, लीड की बात करें तो मेनली लीड हम 2 तरह की पढ़ते हैं, बाइपोलर और यूनिपोलर। लिम्ब लीड्स को कभी कभी हम बाइपोलर बोलते हैं। बाइपोलर का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन 2 एक्सिस, मतलब सीधा ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूं लिम्ब लीड्स की। ये इसके दोनों पैर है, ये इसके दोनों पैर है, ये इसका हाथ है, ये इसके दोनों हाथ है, और डेफिनेटली ये जो दिख रहा है बच्चों ये राइट आर्म है, ये आपका लेफ्ट आर्म है, ये आपका लेफ्ट लेग है, ये आपका राइट लेग है। मतलब राइट और लेफ्ट आर्म के बीच का जो लीड होगा इसको हम लीड फर्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीड फर्स्ट बोलते हैं। लीड फर्स्ट का मतलब बिटवीन, लीड फर्स्ट का मतलब बिटवीन राइट आर्म और लेफ्ट आर्म, मतलब 2 एक्सिस के बीच का रिलेशनशिप है। लीड सेकंड जो है वो राइट आर्म और लेफ्ट लेग, ये जो दिख रहा है ये लीड सेकंड है। लीड सेकंड का मतलब बच्चों कहां से कहां होगा? राइट आर्म से लेके लेफ्ट लेग तक। लीड थर्ड जो होगा वो लेफ्ट लेग से लेके लेफ्ट आर्म तक होगा बच्चों, लेफ्ट लेग से लेके लेफ्ट आर्म तक होगा, दैट वी कैन से लीड थर्ड। मतलब सीधा वो लीड जिसमें 2 रिलेशनशिप को, 2 एक्सिस के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन लीड्स को लिम्ब लीड्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? लिम्ब लीड्स बोलते हैं। बिल्कुल सही आंसर। उसके अलावा बच्चों AVR, AVF और AVL लिखा हुआ है, हमेशा याद रखना। ऑगमेंटेड बोलते हैं इसको, ऑगमेंटेड विक्टर, ऑगमेंटेड विक्टर राइट होगा, ऑगमेंटेड विक्टर लेफ्ट होगा, और ऑगमेंटेड विक्टर जो है फुट होगा बच्चों। ये 3 ऑगमेंटेड लीड्स है, 3 यहां पर बच्चों ऑगमेंटेड लीड मैंने पुट किया है, AVR, AVL और AVF। तो सिंपली लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड, इन तीनों लीड को क्या बोलते हैं? बाइपोलर। क्योंकि बाइपोलर का मतलब है द लीड डज हैव रिलेशनशिप बिटवीन 2 एक्सिस, 2 एक्सिस के बीच के रिलेशनशिप। वही यदि हम यूनिपोलर की बात करें बच्चों, यूनिपोलर की बात करेंगे तो यूनिपोलर में बच्चों V1 से लेके V6 होगा,
इनको हम चेस्ट लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेस्ट लीड बोलते हैं। और चेस्ट लीड का यूनिपोलर का मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन सिंगल एक्सिस। तो ये चेस्ट की जो लीड होगा V1 से लेके V6, इन लीड को हम क्या कहेंगे? दैट इज अ यूनिपोलर। क्या कहेंगे बच्चों? यूनिपोलर। थैंक यू रितु पटेल, थैंक यू मेरा बच्चा, शाबाश। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी न्यू बॉर्न, बड़ा फेवरेट एमसीक्यू है, बड़ा फेवरेट एमसीक्यू है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से। नॉर लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी न्यू बॉर्न पूछा है। न्यू बॉर्न में आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होगा? 80 to 90 डेज, 35 to 50 डेज, मैं लिखा है बच्चों 35 to 42 डेज और 120 डेज। क्विक आंसर पुट करेगा। क्वेश्चन कहता है कि लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी न्यू बॉर्न में आरबीसी का लाइफ स्पान जो है वो कितना होगा? एक और बात आपको बता देता हूं बच्चों, न्यू बॉर्न जो होगा वो प्री टर्म भी हो सकता है, वो प्री टर्म भी हो सकता है, वो टर्म न्यूबॉर्न हो सकता है। दोनों में लाइफ स्पान अलग होगा। जब कभी भी प्री टर्म और टर्म दोनों पुट नहीं किया हुआ, सीधा पूछा तो याद रखना टर्म का पूछा है, टर्म का पूछा बच्चों। फटाफट आंसर पुट करना। लगभग 2500 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। पुट द राइट आंसर एवरीवन, पुट द राइट आंसर एवरीवन। क्या बात है, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर 80 to 90 लिखा, बिल्कुल सही। मैं बताना चाहता हूं बच्चों, टर्म्स वो बेबी जो होगा उसका 80 to 90 डेज होगा। यदि आपसे प्री टर्म पूछते हैं तो 35 to 50 डेज होता है बच्चों। प्री टर्म पूछते हैं। यही आपसे पूछते अडल्ट, यही आपसे अडल्ट का पूछते हैं तो आपका आंसर 120 डेज होता है बच्चों। यही आपसे पूछते हैं कि ब्लड बैंक में यदि आपने आरबीसी को ब्लड बैंक में स्टोर किया है तो लाइफ स्पान क्या होगा? 35 to 42 डेज लिखना है, 35 to 42 डेज लिखना। ये मैं सारा अडल्ट का बात कर रहा हूं बच्चों, अडल्ट के पैरामीटर की बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनने की कोशिश करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन। मैंने मेंशन किया लाइफ स्पान ऑफ वर्स्ट आरबीसी। देखिए वर्स्ट आरबीसी का कभी कभी पूछते हैं 28 डेज होता है। मतलब पेशेंट को सर्जरी हुआ और सर्जरी में पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ और ब्लड लॉस को कलेक्ट किया और उसमें से क्या रिमूव किया? आरबीसी को रिमूव किया और इस आरबीसी को क्या कर दिया? वॉश करने के बाद में स्टोर कर दिया। तो कितने दिन तक रख सकते हैं? 28 डेज तक रख सकते हैं। मैंने क्लियर मेंशन किया है। वर्स्ट आरबीसी का मीनिंग क्या है? आपने पेशेंट की सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस हुआ, उस ब्लड लॉस को कलेक्ट किया, उसमें से आपने पेशेंट की आरबीसी को निकाला, उस आरबीसी को वॉश किया, फिर उसको स्टोर कर दिया। तो कितने दिन तक हम रख सकते हैं? 28 डेज तक। कितने दिन तक रख सकते हैं बच्चों? 28 डेज तक हम रख सकते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है। इवन लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट पूछते हैं। प्लेटलेट की लाइफ स्पान सभी को पता है 8 से 11 दिन होता है। बट यही यदि प्लेटलेट को आप ब्लड बैंक में रखोगे तो लाइफ स्पान जो है वो कम हो जाएगा, 5 to 7 डेज हो जाएगा बच्चों, 5 to 7 डेज हो जाएगा। देन लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट ब्लड बैंक 5 to 7 डेज। स्टोरेज टाइम ऑफ डब्ल्यूबीसी पूछते तो 14 डेज। डब्ल्यूबीसी को 14 दिन तक रख सकते हैं बच्चों, डब्ल्यूबीसी को 14 दिन रख सकते हैं। मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। व्हाइल डूइंग ईसीजी, तो V1 को कहां प्लेस करोगे? जब आप पेशेंट का ईसीजी कर रहे हो, व्हेन यू आर डूइंग ईसीजी, जब आप पेशेंट का ईसीजी कर रहे हो तो V1 को कहां प्लेस करोगे? लोकेशन पूछा, एग्जाम का एमसीक्यू है। आंसर देखिएगा। लेफ्ट 4th इंटरकोस्टल स्पेस लिखा हुआ है, राइट 4th इंटरकोस्टल स्पेस लिखा हुआ है, राइट 5th इंटरकोस्टल स्पेस लिखा हुआ है, लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस लिखा है। बच्चों क्विक आंसर पुट करना। मैंने पूछा है चेस्ट लीड की बात कर रहे हैं, चेस्ट लीड की बात करें बच्चों। मैंने V1 का पूछा है, V1 का पूछा, V2, V3, V4, V5, V6। अभी आपको मैंने कहा था 6 चेस्ट की लीड होती है। सपोज ध्यान से देखिएगा, आंसर पुट करें। ये पर्सन है बच्चों। आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। हियर यू कैन सी दिस इज योर स्टर्नम, दैट इज योर क्लेविकल। आपको आंसर पुट करना है बच्चा फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये
12 रिप्स पुट किया। क्या बात है बच्चों, सही आंसर आना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने पूछा है, V1 पूछा है, V1 पूछा है, याद रखिएगा V1 पूछा है। ऑलवेज एवरीबडी नो कि V1 प्लेस करते राइट साइड में, बाकी सभी प्लेस करते लेफ्ट साइड में। और ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर लिखा है। बच्चों मैं बता देता हूं, 12 पेयर रिप्स होता है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं 12 पेयर रिप्स होता है, 12 जोड़ी रिप्स होता है, एक स्टर्नम होता है। दूसरा, 2 रिप्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। 2 रिप्स के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस बोलेंगे। और राइट साइड में यदि अपन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब 12 पेयर रिप्स है तो स्पेस कितने होंगे बच्चों, 11 होंगे। कितने होंगे, 11 होंगे। तो राइट साइड में जस्ट नियर टू द स्टर्नम, यहां पर आपका V1 प्लेस होगा 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, राइट साइड में। बाकी सभी लीड्स कहां प्लेस होगा बच्चों, लेफ्ट साइड में। कहां प्लेस होगा, लेफ्ट साइड में। ध्यान से देखिएगा, ठीक बात करें, लेफ्ट साइड में, ये आपका लेफ्ट साइड है बच्चों। लेफ्ट साइड में 4th इंटरकोस्टल स्पेस 1 2 3 4, यहां हम किसको प्लेस करेंगे, V2 को प्लेस करेंगे। लेफ्ट साइड में 4th इंटरकोस्टल स्पेस में V2 को प्लेस करेंगे। और लेफ्ट साइड में 4th इंटरकोस्टल स्पेस के बाद में V3 को प्लेस नहीं करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे बच्चों, V4 को प्लेस करेंगे। और V4 कहां प्लेस करेंगे, मिड क्लेविकुलर लाइन। और यहां स्पेस कौन सा होगा, यहां 5th इंटरकोस्टल स्पेस होगा, जहां पर V4 को प्लेस करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में क्लेविकुला के बीचों बीच होगा, स्पेस कौन सा होगा, 5th इंटरकोस्टल स्पेस होगा। वहीं V3 जो है इन दोनों के बीच में होगा, बिटवीन V2 और V4। और वहीं V5 की बात करें तो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन होगा बच्चों। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन स्पेस वही होगा, दैट इज अ 5th इंटरकोस्टल स्पेस में V5। और V6 की बात करें तो मिड एक्सिलरी लाइन होगा, मिड एक्सिलरी लाइन होगा और स्पेस वही होगा, दैट इज अ 5th इंटरकोस्टल स्पेस। दैट इज अ वे हाउ टू प्लेस, दैट इज अ वे हाउ टू प्लेस chest lead into the intercostal space। V1 क्वेश्चन कई बार आता है राइट साइड में 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, याद रखना। और बच्चों यही आपका राइट एट्रियम लोकेटेड होता है, याद रखना, यही आपका राइट एट्रियम लोकेटेड होता है, राइट साइड में 4th इंटरकोस्टल स्पेस, जहां पर आपने V1 को प्लेस किया, V1 को प्लेस किया। ओके, बहुत बढ़िया, सुपर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। यहां मैंने लिखा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी जेली यूज करते हैं गुड कंडक्शन के लिए। आप सभी को तो पता है कि ईसीजी जेली, कुछ बच्चे कार्डिक जेली के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, बट एग्जाम ने ये पूछा था, एग्जाम ने पूछा सोडियम क्लोराइड। याद रखना, ईसीजी जेली जो है इसी को कार्डिक जेली बोलते हैं, इसी जेली को हम लोग ईसीजी जेली बोलते हैं, इसी को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और इस जेली का काम क्या होगा, गुड कंडक्शन बच्चों, गुड कंडक्शन ऑफ इंपल्स, गुड कंडक्शन ऑफ इंपल्स, इंपल्स के अच्छे कंडक्शन के लिए हम जेली का यूज करते हैं। जेली, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जेली को प्लेस करते रहते हैं, जब लीड कनेक्ट नहीं होता तो जेली को और डालते हैं। दैट इज अ टोटली रॉन्ग वे, टोटली रॉन्ग वे। एग्जैक्टली एग्जाम में पूछेंगे कि कौन सी जेली यूज करते हैं, सबको ईसीजी जेली का पता है, कार्डिक जेली का पता है, बट सोडियम क्लोराइड वर्ड याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड वर्ड याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने से पहले यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए तैयारी करने वाले सभी बच्चों की इंफॉर्मेशन है बच्चों। कोर्स अवेलेबल है, 1500 रुपीज का प्राइस है, ऑफर 25 अक्टूबर तक है। दूसरा खास बात, यहाँ 80 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग से आने वाले, 20 मार्क्स के क्वेश्चन है वो अदर सब्जेक्ट से आने वाले। और इसका पूरा सिलेबस टीम JINC के द्वारा रिकॉर्ड करके पुट किया हुआ है, ऑनलाइन वीडियो कंप्लीट कोर्स है बच्चों। और इसको परचेज करने का सिंपल तरीका, प्ले स्टोर पे जाना है, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉगिन करना है, या फिर आप सीधा 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके इस कोर्स को बाय कर सकते हो। ये कोर्स उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा जो यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स का प्रिपरेशन कर रहा है, स्टाफ नर्स का प्रिपरेशन कर रहा है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन सीधा नॉर्थ सेट 2021 का है बच्चों, नॉर्थ सेट 2021 का सीधा एमसीक्यू आपके सामने। मेजर PR इंटरवल क्वेश्चन को देखें और मुझे आंसर पुट करेगा। एक ईसीजी इमेज मैंने आपको दिया है,
ईसीजी इमेज के अंदर आपको देखना है और मुझे पीआर इंटरवल का वैल्यू निकाल के बताना है। क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों, विच इज द राइट आंसर, फटाफट आंसर पुट करेगा। इस ईसीजी इमेज को देखिएगा और मुझे पीआर इंटरवल को मेजर करके बताइएगा कि इस ईसीजी में पीआर इंटरवल कितना होगा। नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं बच्चों, नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं 0.12 से लेके 0.20 सेकेंड्स, ये नॉर्मल इंटरवल है, ये नॉर्मल इंटरवल। इस ईसीजी को देख के आप मुझे सही आंसर पुट करेगा बच्चों। इस ईसीजी को देख के पृथ्वीराज डोनेटिंग 29 रुपीज, थैंक यू सो मच पृथ्वी, आप फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। देखिए मैं आपको हिंट देता हूं, पीआर इंटरवल जो है ये बिगिनिंग कहां से होता है, बिगिनिंग कहां से होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग या बिगिनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ पी वेव, जहां से पी वेव स्टार्ट होता है, यहां से पी वेव स्टार्ट होता है, यहां से काउंट करना स्टार्ट करना है, और देन बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यहां से क्यूआरएस स्टार्ट होता है, ये क्यू वहां से स्टार्ट होता है, इन दोनों के बीच का ड्यूरेशन काउंट करना है, इन दोनों के बीच का ड्यूरेशन काउंट करना है। आई विल चेक योर ड्यूरेशन, फटाफट आंसर पुट करेगा। आपका सही आंसर जिन्होंने 0.18 लिखा, मैं बताना चाहता हूं कैसे काउंट करते हैं, मैं बताना चाहता हूं बच्चों। 0.18 ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो ये ग्राफ पेपर होता है, ये जो ग्राफ पेपर होता है, इस ग्राफ पेपर के अंदर बड़े बड़े बॉक्स होते हैं बच्चों, उसके अंदर फिर 5 छोटे बॉक्स होते हैं, 5 छोटे बॉक्स होते हैं लाइक दैट। और याद रखना बदमाश बच्चों, एक जो स्मॉल बॉक्स है उसका टाइम 0.04 सेकेंड है, और एक जो बड़ा बॉक्स है इसका टाइम 0.20 सेकेंड है, 0.20 सेकेंड है। अब ये जो बॉक्स दे रखा है ये सारे स्मॉल बॉक्सेस है, क्या है बच्चों, स्मॉल बॉक्सेस है। अब आपको ध्यान देके काउंट करना होगा, एक स्मॉल बॉक्स, यहां से हमने कहा बिगिनिंग ऑफ द पी वेव, एक स्मॉल बॉक्स, 2 स्मॉल बॉक्स, 3 स्मॉल बॉक्स, 4 स्मॉल बॉक्स, और उसके बाद में 5वां स्मॉल बॉक्स आधा है, क्योंकि हमें बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस तक काउंट करना है। तो आपके पास टोटल जो है वो 4.5 स्मॉल बॉक्स है। जब 4.5 स्मॉल बॉक्स को इंटू करोगे 0.4 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.18 आएगा बच्चों। क्या आएगा, 0.18 आएगा। जिन्होंने ये 0.18 निकाला है उसका आंसर बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, जिन्होंने आंसर निकाला उसका आंसर मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, द पी वेव ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कॉरेस्पॉन्ड टू, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जो पी वेव है वो क्या कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, दूसरा लिखा एट्रियल रीपोलराइजेशन, देन बच्चों वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, देन लिखा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। फटाफट आंसर पुट करेगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर पुट करेगा कि पी वेव क्या इंडिकेट कर रहा है, पी वेव क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, आपको आंसर पुट करना होगा। मैं ध्यान से पुट कर रहा हूं, ये आपका नॉर्मल ईसीजी है, ये आपका पी वेव है। देन बच्चों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पी वेव है, देन QRST, that you can see normal ECG, this is your P, that is your Q, R, S और T। मेरा क्वेश्चन है कि पी वेव क्या इंडिकेट करता है, पी वेव क्या इंडिकेट करता है, ये एमसीक्यू आपसे पूछा है बच्चों। आपको आंसर यदि आता है तो क्विक पार्टिसिपेट करना है, क्विक पार्टिसिपेट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑलमोस्ट बच्चों ने ए लिखा है, ऑलमोस्ट बच्चों ने ए लिखा है बच्चों, एट्रियल डीपोलराइजेशन। आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए ड्यूरेशन भी लिखा मैंने 0.12 सेकेंड और 4 स्मॉल बॉक्सेस, मतलब इसके अंदर 4 स्मॉल बॉक्स आएंगे और 4 स्मॉल बॉक्स का ड्यूरेशन 0.12 सेकेंड होगा। हमेशा याद रखना, जब भी हम पी वेव की बात करेंगे, पी वेव की बात करेंगे, वो एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बच्चों वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है,
QRS कॉम्प्लेक्स, ये दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, दोनों MCQ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों। इवन मैं बता दूं, नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता है टॉल पीक टी वे फर्स्ट साइन ऑफ एक्यूट MI, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ। सीधा पूछेंगे टॉल पीक टी वे फर्स्ट साइन ऑफ एक्यूट MI और टॉल टी वे ऑल्सो इंडिकेटिंग हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट को भी टॉल टी वे मिलता है, पीक टी वे मिलता है। ये क्वेश्चन एम्स का फेवरेट है, एम्स का फेवरेट MCQ है। टॉल पीक टी वे फिर से पूछेंगे, हाइपरकैलेमिया में भी मिलेगा और MI का फर्स्ट साइन है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम है। एक्यूट MI का फर्स्ट साइन क्या होगा? टॉल पीक टी वे, याद रखिएगा बच्चों। कभी कभी आपसे पूछेंगे क्रोनिक MI का, तो इन्वर्टेड टी वे, और इन्वर्टेड टी वे हाइपोकैलेमिया में होता है बच्चों। हाइपोकैलेमिया में इन्वर्टेड और डिप्रेस टी वे होता है बच्चों। ये दोनों याद रखने का तरीका, हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया को रिमेंबर कर सकते हो, एक्यूट MI और क्रोनिक MI को रिफ्लेक्ट कर सकते हो बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ए क्लाइंट इज टू हैव, ध्यान से पढ़िएगा, ए क्लाइंट इज टू हैव ए ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल from the designated donor. The client asks if any disease can be transmitted by this donor. The nurse should inform that the client that which of the following disease can be transmitted by the designated donor. Select all that apply. क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, सिंपल पूछा है। एक पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा कौन सा डिजीज ट्रांसफर हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ऑप्शन देखिएगा। ए में लिखा बच्चों एप्स्टीन बार वायरस डिसऑर्डर, बी में लिखा है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, सी में लिखा है साइटोमेगेलो वायरस, डी में लिखा हेपेटाइटिस ए, और ई में लिखा मलेरिया। ई में लिखा मलेरिया, बिल्कुल अनिशा, एम्स सीकेस MCQ। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई आपसे पूछेंगे, 5 ऑप्शन आपके सामने है। मेरा क्वेश्चन है कि कौन सी डिजीज ब्लड के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है, ऑप्शन देखिएगा, ACE, ABC, BDE, CDE। क्विक आंसर बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। काफी बच्चे यहां पर बच्चों बी लिख रहे हैं, ABC लिख रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुपर पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये वायरल डिसऑर्डर है, ये भी वायरस डिसऑर्डर है, ये भी वायरस डिसऑर्डर है। तीनों जो है ये वायरल डिसऑर्डर है, और वायरल डिसऑर्डर में ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है ब्लड के द्वारा एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होने में। देखिए हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E आपको अच्छे से बताया, ये फीको ऑरल रूट से ट्रांसफर होते हैं बच्चों, फीको ऑरल रूट से ट्रांसफर होते हैं बच्चों। देन मलेरिया जो है ये मॉस्किटो, मलेरिया जो है ये मॉस्किटो की वजह से ट्रांसफर होता है। तो वी कैन नॉट कंसिडर, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा। तीनों वायरल इन्फेक्शन है, तीनों ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, हाउ कैन काउंट पल्स रेट बाय द ECG। आप मुझे इस पेशेंट के इस ECG की पल्स रेट काउंट करके बताएं फटाफट, कितना पल्स रेट होगा। आप ECG को देखिएगा और मुझे आंसर पुट करेगा बच्चों, मुझे आंसर पुट करेगा। मैंने क्वेश्चन पूछा है, यू शुड काउंट इट एवरीबॉडी, ECG को देखिएगा बच्चों। देखिए कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चन इतने आसान नहीं है। पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा जब भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने बैठे हैं। मैं हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने पुट करूंगा, तुरंत काउंट करना है, तुरंत कैलकुलेट करना है, फटाफट आंसर देना है। ये स्पीड डेवलप करना होगा आपको कमिंग 20 to 25 डेज में। हर एक क्वेश्चन तक ले जाऊंगा आपको, हर उस क्वेश्चन की शेयर करवाऊंगा जो आने वाले नॉर्सेट 2021 में आपको मिलेगा बच्चों। फटाफट आंसर पुट करेगा क्वेश्चन को देख करके कि इस पेशेंट का पल्स रेट क्या होगा। फॉर्मूला पुट कर देता हूं, फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए ये आपका P है, ये Q है, ये R है, ये S है, और हम इसको T कंसीडर करते हैं। अगेन देखिए P है, Q है, R है, S है, T है। मतलब आपको 2 R वेव के बीच में स्मॉल बॉक्स को काउंट करना बच्चों, ध्यान रखिएगा। काउंट स्मॉल बॉक्स बिटवीन 2 R वेव,
और इसको डिवाइड कर देना है 1500 से, डिवाइड कर देना 1500 से। जो वैल्यू आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू आर वे, दो आर वे के बीच में डिस्टेंस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऑलमोस्ट 17.5। आप 17 मानिएगा और 17 को 1500 में भाग दीजिएगा। जो वैल्यू आएगा वो उस पेशेंट का पल्स रेट होगा, जो वैल्यू आएगा वो उस पेशेंट का पल्स रेट होगा। ऑलमोस्ट बच्चों ने आंसर पुट किया। बच्चों क्या बात है, क्या बात है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने यहां पर आपको 75 लिखा हुआ आंसर सही होगा बच्चों, 75। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड आउट इट। एक बार फिर देखिएगा, फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैंने आपके सामने ईसीजी इमेज पुट किया है, आपको पता लगाना ये ईसीजी क्या रिप्रेजेंट करी है। ये ईसीजी देखिए 75 नॉर्मल हो गया, ये ईसीजी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अगेन देखिएगा बच्चों, पी क्यू आर एस टी, देन पी क्यू आर एस और टी, इन दोनों आर वेव के बीच के स्मॉल बॉक्स को देखिएगा बच्चों, और फटाफट मुझे बताएं इस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। इस पेशेंट की पल्स रेट काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। मतलब आपको 1500 में 29 का भाग देना है। जो वैल्यू आएगा उस पेशेंट की पल्स रेट क्या होगा रे बदमाश बच्चों, ब्रेडिकार्डिया होगा, ट्रैकिकार्डिया। क्या बात है, दैट कॉन्फिडेंस आई वांट फ्रॉम एवरीवन। आपका आंसर बिल्कुल सही, ब्रेडिकार्डिया। मतलब सीधा जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतने स्मॉल बॉक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, और जब आप डिवाइड करोगे तो कम बार डिवाइड होगा, मतलब ब्रेडिकार्डिया, मतलब ब्रेडिकार्डिया। और जितना डिस्टेंस कम होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा नंबर ऑफ बॉक्स उतने ही कम होंगे, और जब आप डिवाइड करोगे तो पल्स रेट ज्यादा आएगा। मतलब लेस डिस्टेंस मोर पल्स, मोर डिस्टेंस लेस पल्स। अब तो याद होगा ना बच्चों, अब तो याद होगा ना बच्चों। ओके फाइन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काउंट कर रहे हो। तभी आप आगे आने वाले क्वेश्चन, ईसीजी के सारे क्वेश्चन मैंने पुट किए हैं। पूछने वाला पूछ कहां से पूछना है। JINC के बहादुर जो दिख रहे हैं, जो क्लास को वॉच करें, वो हर एक बच्चा इस तरीके के MCQ हंसता हंसता सॉल्व करेगा। पूछने वाला पूछ कहां से पूछना है, क्योंकि माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आप JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हो, और जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतनी आपका टीम JINC कर रहा है। जब दोनों मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलेगा, छीन के ले आएंगे बच्चों। हर एम्स में JINC जोधपुर का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर मुझे दिखना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ए क्लाइंट ECG स्ट्रिप showing atrial and ventricular rates of 110 beats per minute. The PR interval, देखिए PR इंटरवल 0.14 सेकेंड है। मैंने 0.12 से लेके 0.20 आपको नॉर्मल बताया था। इसका मतलब ये नॉर्मल है, इसका मतलब ये नॉर्मल है बच्चों। दूसरा देखिएगा QRS कॉम्प्लेक्स 0.08 है। QRX का जो नॉर्मल है वो भी 0.08 होता है, इसको भी हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। देन PP एंड PR, देखिए PP इंटरवल और PR इंटरवल जो है वो भी रेगुलर है। हाउ शुड द नर्स करेक्टली इंटरप्रेट, मतलब यहां एक चीज आपको मिला है, पेशेंट का वेंट्रिकुलर जो रेट है, वेंट्रिकुलर जो रेट है वो 100 से ज्यादा है। उसके अलावा सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, उसके अलावा सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है बच्चों। ऑप्शन आपके सामने, साइनस डिसअरिथमिया, साइनस डिसअरिथमिया, साइनस टैकिकार्डिया, देन नॉर्मल साइनस रिदम और साइनस ब्रेडिकार्डिया। फटाफट आज को आंसर पुट करना बच्चों, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। पल्स रेट बढ़ा हुआ है, बाकी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। पल्स रेट बढ़ा हुआ है, बाकी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। आप क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों। क्या बात है, क्या बात। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर साइनस टैकिकार्डिया लिखा है, क्योंकि पल्स रेट जो है वो मोर देन 110 है। बाकी सारे पैरामीटर नॉर्मल है, बाकी सारे पैरामीटर नॉर्मल है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है कि कंडीशन इन विच योर हार्ट पॉइंट, देखना हार्ट जो है, हार्ट पॉइंट्स टूवर्ड राइट साइड,
वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आपका हार्ट जो है वो राइट साइड में पॉइंट होता है। मतलब नॉर्मली आपका हार्ट लेफ्ट साइड में पॉइंट होता है, अपेक्स लेफ्ट में होता है, बट यहां पर राइट साइड में पॉइंट होगा तो क्या बोलेंगे? क्या एक्टोपिया कार्डिस बोलेंगे, डेक्स्ट्रोकार्डिस बोलेंगे, या आयोटिक आर्च सिंड्रोम बोलेंगे, या टकायासु डिजीज बोलेंगे? फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। या टकायासु डिजीज बोलेंगे। हार्ट नॉर्मली टूवर्ड्स किधर होता है बच्चों? लेफ्ट साइड, बट यहां पर हार्ट किधर पॉइंट है? राइट साइड में। हार्ट किधर है बच्चों? राइट साइड में। इसको क्या कहेंगे हम, किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे? फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लेटर ऑन आई विल शो द पिक्चर। क्विक आंसर लिखिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने। डेक्स्ट्रोकार्डिया लिखा जा रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा बच्चों, क्योंकि डेक्स्ट्रोकार्डिया यहां पर 4 टर्म्स आपके सामने, मैं चारों का मीनिंग क्लियर कर देता हूं। देखिए, डेक्स्ट्रोकार्डिया का मैं इमेज बताऊंगा। एक्टोपिया कार्डिस का मतलब क्या होगा? ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है। एक्टोपिया कार्डिस, ई से याद रखना एग्जिट, ई से याद रखना एग्जिट, और एग्जिट से याद रखना योर हार्ट विल लोकेटेड आउटसाइड द थोरैक्स। आपकी थोरेसिक कैविटी के बाहर आपका हार्ट लोकेटेड होगा। दैट कंडीशन एक्टोपिया कार्डिस। कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, हार्ट इज एबनॉर्मली लोकेटेड आइदर पार्शियली और आइदर टोटल आउटसाइड ऑफ द थोरैक्स। पूरा या आधा थोरैक्स के बाहर लोकेटेड होगा। दैट कंडीशन वी कैन से एक्टोपिया कार्डिस। आयोटिक आर्च सिंड्रोम और टकायासु को मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इनटू द आर्टरी, इन्फ्लेमेशन इनटू आर्टरी, आर्टरी में इन्फ्लेमेशन को टकायासु सिंड्रोम। और आर्टरी का बेस्ट एग्जांपल है अयोटा, यहां पर जिसको लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आर्टरी हम कंसीडर करते हैं, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आर्टरी हम कंसीडर करते हैं। दैट वी कैन से एग्जैक्टली आंसर ऑफ द एक्टोपिया कार्डिस। मैं इमेज को शो कर रहा हूं, यहां ध्यान से देखना बच्चों, इमेज को ध्यान से देखना। डेक्स्ट्रोकार्डिया, इस पिक्चर को देखिएगा, ये आपके हार्ट का अपेक्स है, ये आपके हार्ट का अपेक्स है। नॉर्मली अपेक्स किधर होता है बच्चों? लेफ्ट साइड हो रहा है। नॉर्मली अपेक्स किधर दिख रहा है आपको? लेफ्ट साइड। नॉर्मली अपेक्स लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और वहीं एबनॉर्मलिटी में आपका अपेक्स जो है वो राइट साइड दिख रहा है। राइट साइड का होने का मतलब हो गया डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? दूसरी बात देखिएगा, दूसरी तरफ आइएगा, ये एक्सरे बता रहा है, एक्सरे बता रहा है कि जो आपका हार्ट है, जो आपका हार्ट है, उस हार्ट का जो अपेक्स है, जो अपेक्स है वो किस तरफ पे बच्चों? राइट साइड में। किस तरफ पे? राइट साइड में। दैट एक्सरे इंडिकेट पेशेंट सफर विद द डेक्स्ट्रोकार्डिया। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? एबनॉर्मलिटीज मैंने आपके सामने पुट किया, ध्यान से देखिएगा। दूसरी तरफ एक्टोपिया कार्डिस को देखिएगा, हार्ट पार्शियली और कंप्लीटली, ध्यान से देखिए बच्चों, partially or completely your heart will located outside the thorax। thoracic cavity के बाहर होगा। पूरा हो सकता है, आधा हो सकता है, पूरा हो सकता है, आधा हो सकता है। एक्टोपिया कार्डिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एक्टोपिया कार्डिस कहलाएगा। एक क्वेश्चन यहां पर बनेगा, एक एमसीक्यू यहां पर बनेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट दिखा कि विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंटिंग सेप्टिक शॉक। मतलब पेशेंट को सेप्टिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने बच्चों, एडमिनिस्टरिंग आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी एज ऑर्डर। बी में लिखा हुआ है ऑब्टेनिंग वाइटल साइन एवरी 4 आवर फॉर ऑल क्लाइंट। सी में लिखा हुआ है मॉनिटरिंग रेड ब्लड सेल काउंट फॉर एलिवेशन। डी में लिखा हुआ है मेंटेनिंग एसेप्सिस ऑफ इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर। क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ध्यान से देखिएगा, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन जरूरी है? 4 ऑप्शन है। सेप्टिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट कंडीशन वी कैन से सेप्सिस और दैट कैन कॉज वेसोडाइलेशन और सेप्टिक शॉक। क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर डी आंसर लिखा है, क्योंकि हम इंडवेलिंग कैथेटर जो है इसको फॉलिस बोलते हैं, इसको हम लोग फॉलिस बोलते हैं, फॉलिस कैथेटर बोलते हैं। और कैथेटराइजेशन करते समय एसेप्सिक या एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन रखना।
और एसेप्टिक टेक्निक इन्फेक्शन को डेवलप होने से बचाने में मदद करेगी। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 2800 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों इस क्लास को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट कंटेंट जहां पर आज हम पढ़ रहे सेल, टिश्यू, कार्डियो और ब्लड के एमसीक्यू। कल फिर 4 सिस्टम के क्वेश्चन लेके आऊंगा। फटाफट इस लिंक को शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। आपका लाइक कार्बोहाइड्रेट का काम करता है आपके टीचर के लिए। जब आपका टीचर निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है तो बच्चों की क्या जिम्मेदारी बनती है बच्चे बेहतरीन जानते हैं कि आप जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो बच्चों। तो लाइक इट एवरीवन राइट नाउ, डू इट, सभी फटाफट करिएगा बच्चों। ओके फाइन, आपका सही आंसर बच्चों। ओ माय गॉड, नेक्स्ट देखिए, बड़ा मजेदार एमसीक्यू मैं लिख देता हूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब ये नॉर्सेट 2021 का एमसीक्यू बच्चों, ये नॉर्सेट का एमसीक्यू याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि ईसीजी दिया हुआ है जिसमें आपको V1 लीड दिया हुआ है और V6 दिया हुआ। ध्यान से देखने की कोशिश करना, V1 दिया हुआ है, V6 दिया हुआ है। अब आपको बताना ये पेशेंट को कौन सी एबनॉर्मलिटी है, कौन सी एबनॉर्मलिटी है। फटाफट आपको आंसर पुट करना है, फटाफट आपको आंसर पुट करना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर एवरीवन। क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश, पुट इट राइट आंसर। फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर पुट करेगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर लिखा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्सेट 2021। ये सीधा एमसीक्यू है, ये सीधा एमसीक्यू बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर सही आंसर पुट किया है। दैट इज अ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। मैं बताना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब राइट और लेफ्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे पेशेंट का राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। ईसीजी इमेज आता है, कभी कभी डायरेक्ट फाइंडिंग पूछता है, कभी कभी डायरेक्ट फाइंडिंग पूछता है। मैंने बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात करूं, हम कंडक्शन सिस्टम पढ़ रहे हैं। हम बच्चों एक एसए नोड पढ़ते हैं, दूसरा हम लोग एवी नोड पढ़ते हैं, तीसरा हम लोग बंडल ऑफ हीज पढ़ते हैं, बंडल ऑफ हीज पढ़ते हैं। चौथा हम लोग पुरकंजी फाइबर पढ़ते हैं, पुरकंजी फाइबर पढ़ते हैं। याद होगा जब ऐसे नोड से इंपल्स एवी नोड को आएगा, एवी नोड बंडल ऑफ हीज को देगा, तो बंडल ऑफ हीज 2 भाग में डिवाइड होता है। एक जो है राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। राइट जो है राइट पुरकंजी फाइबर को देगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट पुरकंजी फाइबर को देगा बच्चों। ये दोनों में डिफरेंस है। अब क्या हुआ पेशेंट को, यदि जो है राइट बंडल ऑफ हीज ब्लॉक हुआ तो क्या ईसीजी चेंज होगा, लेफ्ट बंडल ऑफ हीज ब्लॉक होगा तो क्या ईसीजी चेंज होगा। ध्यान से देखिएगा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक डिजीज, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक डिजीज, दोनों में डिफरेंस है। हमेशा याद रखना बच्चों, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 और V6 में चेंजेस दिखेगा। V1 M शेप का हो जाएगा, V6 W शेप का हो जाएगा। इस पिक्चर में ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्मल ईसीजी है, ये नॉर्मल V1 है, ये नॉर्मल V6 है। और यहां पर आप देखोगे लाइक दैट 1 2, देखिए क्या बना बच्चों, V1 में बन गया आपका M, V1 में क्या बन गया, M बन गया। और V6 में क्या बन गया, ध्यान से देखना, W बन गया। क्या बन गया, W बन गया। फर्क देखिएगा, हमेशा याद रखना, राइट ऑलवेज राइट, रॉन्ग ऑलवेज रॉन्ग। ABCD में पहले कौन आता है, पहले कौन आता है, M आएगा। और V1 क्या बन गया बच्चों, M शेप। बाद में V6 आएगा, बन गया W शेप। मतलब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 तो M शेप बना, V6 W शेप बना। जस्ट ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 W बना और V6 M बना। उल्टा है बच्चों, जस्ट ऑपोजिट याद रखिएगा, जस्ट ऑपोजिट याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा जा चुका है, कितनी बार पूछा जा चुका है कि V1 का शेप क्या होगा, V6 का शेप कैसा होगा, दोनों के शेप में वेरिएशन होगा। डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एमसीक्यू बच्चों, डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एमसीक्यू, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाइल ए पेसमेकर कैथेटर is being inserted, client heart rate drop.
मतलब जब पेशेंट को पेस मेकर कैथेटर आप डाल रहे थे तो हार्ट रेट ड्रॉप हो गया और हार्ट रेट पहुंच गया 38 बीट्स पर मिनट। कितना पहुंच गया बच्चों? 38 बीट्स पर मिनट। व्हाट मेडिकेशन शुड नर्स एक्सपेक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रिस्क्राइब? कौन सी मेडिकेशन डियर नर्स एक्सपेक्ट कर रही है पेशेंट के लिए डॉक्टर साहब से कि वो एडमिनिस्टर करेगी तो हार्ट रेट बढ़ेगी, बच्चों। शुक्रिया नागेश चौहान, थैंक यू सो मच नागेश, योर लव ट्रस्ट टूवर्ड्स JINC जोधपुर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फटाफट आंसर पुट करेगा। ए में लिखा डिगॉक्सिन देंगे क्या, बी में लिखा लिडोकेन देंगे क्या, सी में लिखा अमायोड्रोन देंगे क्या, और डी में लिखा है ऑप्शन डी। देखिएगा डी में लिखा है बच्चों एट्रोपिन, डी में लिखा हुआ एट्रोपिन सल्फेट। अब आप आंसर पुट करेगा, राइट क्या होगा? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फटाफट पुट करिएगा। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, पेशेंट को पेसमेकर पुट किया जा रहा था, पेसमेकर पुट करते समय हार्ट रेट डाउन हो गया तो डियर नर्स एक्सपेक्ट करेगी डॉक्टर कौन सी ड्रग देगी? आपने सभी ने एट्रोपिन लिखा, बिल्कुल सही। एट्रोपिन क्या करेगा? ये ब्लॉक कर देगा। क्या करेगा? ब्लॉक करेगा स्टिमुलेशन। ध्यान से देखना बच्चों, ब्लॉक स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। आपको अच्छे से पता है वेगस नर्व जो है ये 10th नंबर का क्रेनियल नर्व है और इसका काम होता है हार्ट रेट को कम करना। तो वेगस नर्व के फंक्शन को हम रोक देंगे तो हार्ट रेट बढ़ने लगेगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगी बच्चों। सॉरी, तो याद रखना एट्रोपिन सल्फेट यहां पर देंगे और एट्रोपिन सल्फेट क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा टू स्टिमुलेट वेगस नर्व। याद रखना वेगस पैरासिम्पैथेटिक के साथ काम करता है, हार्ट रेट को स्लो करने का काम करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम करता है वेगस नर्व। इसके अलावा डिगोक्सिन आपको पता है आइनोट्रोपिक एजेंट है, आइनोट्रोपिक ड्रग है। इसका काम है कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना, और ये ड्रग हम यूज करते हैं हार्ट फेलियर में। कहा यूज करते हैं? हार्ट फेलियर। अमायोड्रोन जो है ये डिसअर्थमिया को ट्रीट करने में यूज करने वाली एंटी डिसअर्थमिक ड्रग से बच्चों, एंटी डिसअर्थमिक ड्रग से अमायोड्रोन विल हेल्पिंग टू ट्रीट डिसअर्थमिया। फॉर एग्जांपल वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। इवन एट्रोपिन, बिल्कुल इकबाल, एट्रोपिन ऑल्सो यूज टू डायलेट प्यूपिल। बहुत बढ़िया, टू डायलेट प्यूपिल को डायलेट करने में भी हम एट्रोपिन का यूज करते हैं बच्चों, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों, एक इमेज आपको दिख रहा होगा, लिखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्सेट 2021। मैंने एक इमेज आपके सामने पुट किया है, फाइंड आउट करना व्हाट इज द नेम ऑफ इमेज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फाइंड आउट करना है बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। इमेज आपके सामने है, आपको इमेज का नाम पता लगाना है। ये एक इमेज दिख रहा होगा, मेटालिक डिवाइस आपको दिख रहा होगा। व्हाट इज द नेम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? वी क्रॉस 2900 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लाइक करते रहिएगा बच्चों, शेयर करते रहिएगा ताकि इस इंपॉर्टेंट लेक्चर को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर देख पाए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवरीवन। बहुत बढ़िया, शाबाश। पेसमेकर आपने लिखा है, दैट पेसमेकर, एवरीबॉडी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। पेसमेकर विल यूज टू ट्रीट पेशेंट सफरिंग द ब्रेडिकार्डिया। एक क्वेश्चन यहां पर बनेगा, एक एमसीक्यू यहां पर बनेगा, पेसमेकर थेरेपी पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और याद रखना कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया भी आपको जानना होगा। पेसमेकर का पर्पस होगा टू ट्रीट पेशेंट सफर विथ ब्रेडिकार्डिया। ओके फाइन। अब पेसमेकर को दो तरह की बैटरी से हम यूज करते हैं बच्चों। लिथियम बैटरी जिसकी लाइफ स्पान 10 साल है, लिथियम बैटरी हम यूज करते हैं जिसकी लाइफ स्पान 10 साल है। और वही न्यूक्लियर पावर जिसकी लाइफ स्पान 20 ईयर है बच्चों। याद रखना 20 साल तक हम इस ट्रांसप्लांटेशन के बाद सर्वाइव कर सकते हैं। लाइफ स्पान का पता होना चाहिए कि सबसे लंबी लॉन्ग लाइफ वाली बैटरी कौन सा यूज करते हैं हम लोग पेसमेकर में। तो आपको आंसर लिखना न्यूक्लियर पावर्ड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, वन मोर थिंग्स,
वन मोर थिंग, ध्यान से देखिएगा, ये तरीका है पेसमेकर लगाने का। डिवाइस आपको दिख रहा है, इस डिवाइस को एडमिनिस्टर किया गया है डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम। कहां पर पुट किया बच्चों? राइट एट्रियम। दैट एवरीबडी नो वेरी वेल कि राइट एट्रियम के सुपीरियरली जस्ट नियर टू द सुपीरियर वेना कावा कौन लोकेटेड होता है? एलसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। कौन लोकेटेड होता है? साइनो एट्रियल नोड लोकेटेड होता है बच्चों, और वहीं हमने इस डिवाइस को पुट किया, दैट वी कैन से पेसमेकर। ओके फाइन। लगाने के बाद इस तरीके से दिखता है बच्चों, स्किन के अंदर लगता है, इस तरीके से विजिबल होगा। जब आप पेशेंट की बॉडी को देखिए इस तरीके से विजिबल होगा बच्चों, दैट इज अ पेसमेकर। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है पेसमेकर पे? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पेसमेकर के इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए कौन सी डिवाइस हम यूज करते हैं? हॉल्टर मॉनिटरिंग। याद रखिएगा, हॉल्टर मॉनिटरिंग का मतलब होता है द डिवाइस used to record 24 hours हार्ट एक्टिविटी। मतलब सीधा आपके हार्ट की 24 घंटे की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस को क्या कहेंगे? हॉल्टर मॉनिटर कहेंगे बच्चों। 24 आवर्स की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस को क्या कहेंगे? हॉल्टर मॉनिटरिंग कहेंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक और बात आपको बता देता हूं, इवन हॉल्टर मॉनिटरिंग का यूज होता है टू फाइंड आउट, देखना बच्चों, टू फाइंड आउट इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी डिसअर्थमिक ड्रग बच्चों। एंटी डिसअर्थमिक, किसी पेशेंट को एंटी डिसअर्थमिक ड्रग चल रही है और उसके इफेक्टिवनेस का पता लगाना है तो भी हमें हॉल्टर मॉनिटरिंग करना पड़ता है बच्चों। क्या करना पड़ता है? हॉल्टर मॉनिटरिंग करना पड़ता है। याद रखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से, और आपका आंसर सही होना चाहिए। एक और खास बात, जब भी हम किसी प्रकार का डिवाइस आपके बॉडी में प्लेस करते हैं तो ब्लड क्लॉट होने का रिस्क होता है। और ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? एंटीकोगुलेंट, और ये लाइफ लॉन्ग यूज करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। थैंक यू रविंदर कुमार, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रियंका। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट ड्रग लेना पड़ेगा जब तक पेसमेकर डिवाइस आपके बॉडी में प्लेस है। इवन यदि आपको पेसमेकर लगा हुआ तो एमआरआई, सीटी स्कैन को अवॉइड करना, एमआरआई और सीटी स्कैन को अवॉइड करना है। इट मे बी कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर व्हेन कैरिंग ऑफ द प्राइमरी ग्रेविडा? मतलब वो मदर जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, client at 12-week gestation who has class 2 cardiac disease due to mitral valve stenosis। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना। कौन सा वो एंटीकोगुलेंट आप यूज करोगे? एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर उस मदर को जो मदर प्रेग्नेंट है और उसको 12 वीक की प्रेगनेंसी है। प्रॉब्लम क्या है? क्लास 2 कार्डियक डिजीज किसकी वजह से हुआ है? मिट्रल वॉल स्टीनोसिस की वजह से। तो कौन सा ड्रग दोगे? कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर करोगे? ऑप्शन में लिखा हिपेरिन, ऑप्शन में लिखा है बच्चों वारफरिन, ऑप्शन लिखा है एनोक्साप्रिन, और ऑप्शन लिखा है आरडीपेरिन। क्विक आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना प्लीज बच्चों। समझिएगा क्वेश्चन ने क्या पूछा, आंसर दीजिएगा। मैंने लिखा है कि पेशेंट को कौन सा एंटीकोगुलेंट देंगे? द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर व्हेन द कैरिंग फॉर द प्राइमरी ग्रेविडा। पहली बार प्रेग्नेंट हुई है जो मदर, उसको प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं। 12 वीक की प्रेगनेंसी है, बट उसको क्लास 2 कार्डियक डिजीज डेवलप हुआ ड्यू टू मिट्रल स्टीनोसिस की वजह से। देखिए क्वेश्चन ने बहुत घुमाने की कोशिश की।